हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज में ये अगला वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप बिहार के बारे में कितना कुछ जानते हैं। और इसमें काफ़ी सामान्य से प्रश्न लिए गए हैं और कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बिहार दिवस आपको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा है। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और उर्दू ये दोनों ही बिहार की राजकीय भाषा है, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम, नीम। तो ये जो पीपल है आपका बिहार का राजकीय वृक्ष है। और आपको बता दें कि उरुवेला यानी कि गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शायद इसी कारण से बिहार राज्य ने पीपल को अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो कमल, गेंदा, गुलाब और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो गेंदा है वह बिहार का राजकीय पुष्प है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है, जिसे हम लोग गौर भी कहते हैं। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमंडल है, मतलब बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो दोस्तों बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या है 38, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार में मतलब कितने अनुमंडल हैं? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिहार में 101 अनुमंडलों की संख्या है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों बिहार में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जो जिला है वह निश्चित रूप से पटना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इसके बाद जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह शेखपुरा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है मुंगेर, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और गोपालगंज में जो सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो पर 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या अधिक है, तो इसका लिंगानुपात ज़्यादा है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला जिला है वह रोहतास है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है आपसे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो आपका किशनगंज जिला है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वह औरंगाबाद है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सबसे कम तापमान यानी कि सबसे ठंडा जिला बिहार में है वो है आपका गया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको बता दें कि बिहार में सबसे गर्म जिला भी अगर आपसे पूछे तो वो भी आपका गया ही होगा, यानी कि गया सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो जो बिहार शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह होता है बौद्ध मठ, यानी कि बिहार में बौद्ध मठों की काफ़ी अधिकता है, अधिकता पहले भी थी, इसी कारण से इस राज्य का नाम बिहार पड़ा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी।
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1906 में सबसे पहले बिहार के लिए एक पृथक प्रांत के रूप में गठन करने की मांग प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है वो बिहार में अगर हम देखें तो 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है आपसे कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ कब हुआ, यानी कि कब हुआ। तो दोस्तों बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन है वह 1580 में हुआ था, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य, यानी कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको पता है 243 यानी कि 243 है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों बिहार में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो वर्तमान में 40 है, यानी कि 40 लोकसभा के सदस्य संसद में जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिहार में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह 16 है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए ये प्रश्न आपके सामने है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि कौन थे। तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। दोस्तों बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी शीर्षक के नाम से प्रकाशित होता था, उस समाचार पत्र के जो संपादक थे वे बाबू महेश्वर प्रसाद थे, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पिछले बार पूछा भी गया था। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। 28 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों बिहार में कांग्रेस के मुख्यतः 3 अधिवेशन हुए हैं। एक पहला बांकीपुर में हुआ था 1912 में, एक 1922 में जो आपका हुआ था वो गया में हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा 1940 में 1940 में एक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस अधिवेशन में जो RN मुधोलकर चित्तरंजन दास जो थे वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये जो अधिवेशन है बिहार के गया शहर में हुआ था। दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों किसान सभा की स्थापना बिहार में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, अतः इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। दोस्तों आपने अगर बिहार स्पेशल सीरीज के वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास, पाल वंश, कर्नाट वंश, सेन वंश एवं बिहार का आधुनिक इतिहास, 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका, ये सभी प्रकार के जो भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियो अच्छे से अच्छी किताबों से कंटेंट निकाल कर अपलोड किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपने इन सब को पढ़ा हुआ है। और ये आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में बिहार के जो मुख्य नेता थे वे वीर कुंवर सिंह थे। दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया। दोस्तों पटना को राजधानी बनाया था, किसने बनाया था। यहाँ पूछा गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था। शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है
वह है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। दोस्तों आपने पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी ने 1298-1203-4 के आसपास में नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया था और उसको तहस नहस कर दिया था। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसने बिहार के क्षेत्र पे आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाई थी। अतः इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों सबसे पहले मुगल शासक जो था वह अकबर था, और अकबर ने 1580 के समय में खुद स्वयं अभियान करके बिहार के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। दोस्तों उदयन जो आपका है, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, हर्यक वंश का शासक था, और उदयन ने पाटलिपुत्र का नगर जो बसाया था। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल पाटलिपुत्र में स्थित था वह मुख्यतः लकड़ी का बना था। अतः इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो फ्रेंड्स वीर कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वह 9 मई 1858 को हुआ था। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन ऑप्शन में जो दिए गए ऑप्शन में सबसे जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, यानी कि कहाँ हुई थी। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है वह अपने पटना में हुई थी। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। दोस्तों बिहार केसरी से संबोधित हम बिहार के सबसे जो पहले मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 45.85% बिहार की भूमि लेकर झारखंड एक नया राज्य बना। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, यानी कि कौन था। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि बिहार आने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री था वह रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच ने अपनी यात्रा वृत्तांत में ये जिक्र किया है कि पटना वासी जमीन खोदकर सोना निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसको आप ध्यान रखना, रॉल्फ फिच वह अंग्रेज था, पहला अंग्रेज यात्री था जिसने बिहार की यात्रा की थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। दोस्तों वह कौन सा सोर्स है जिसमें पाटलिपुत्र की जो प्रशासन है उसका वर्णन उपलब्ध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है वह मुख्य रूप से इंडिका जो कि मेगास्थनीज की द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका में है। इंडिका में मौर्य कालीन प्रशासन के बारे में विस्तृत से चर्चा किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और जो इंडिका बुक है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि ईसा पूर्व 6ठी सदी के विश्व में विश्व की प्रथम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। दोस्तों विश्व में 6ठी शताब्दी के समय में प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वह निश्चित रूप से वैशाली में थी। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और वैशाली को हम विश्व का प्रथम गणतंत्र मानते हैं, उसी को यहाँ पूछा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली बात है कि बिहार का जो वैशाली है वह विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला क्षेत्र है या फिर प्रांत है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। दोस्तों बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वह श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई थी वह 1934 में हुई थी, यानी कि 1934 में हुई थी, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। दोस्तों खुदीराम बोस के द्वारा और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। उसके लिए उनको फांसी भी मिली थी, आप जानते हैं। तो यह जो घटना है वह 1908 की है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और उनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था और बम फेंका गया था, लेकिन गलती से जहां बम फेंका गया था उस बग्गी पे किंग्सफोर्ड सवार नहीं थे, और इस घटना के लिए इस घटना को दोषी ठहराते हुए खुदीराम बोस की फांसी भी हुई थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे माना होगा, यहाँ मन हो गया है। तो पटना कलम अथवा पटना शैली का जो अंतिम चित्रकार है वह ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 49 नंबर, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। दोस्तों राजकुमार शुक्ला का नाम चंपारण सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार बुलाने का जो श्रेय है वह राजकुमार शुक्ला को जाता है। अतः राजकुमार शुक्ला काफ़ी ही महत्वपूर्ण पर्सन है, व्यक्तित्व है। तो ये जो राजकुमार शुक्ला के गांव का पूछा गया है किस गांव के निवासी थे, तो दोस्तों ये चंपारण जिले के मुरली भरहरवा ग्राम के निवासी थे। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये प्रश्न परीक्षा में बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों देखते हैं आइए आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। दोस्तों 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उस समय राहुल सांकृत्यायन बिहार के छपरा जिले में सक्रिय थे। अतः इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 50 प्रश्न देखे बिहार से जो जुड़े हुए हैं, और बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में ये प्रश्न आए दिन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अतः हमने इनको शामिल किया है। ठीक इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम और भी 50 ऐसे ही बिहार से जुड़े हुए एमसीक्यू लेके आएंगे। तो दोस्तों आप उसका इंतजार करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।